हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम क्लास 12th मैथमेटिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है रिलेशंस एंड फंक्शंस। हालांकि आपने इस चैप्टर को क्लास 11th में भी पढ़ा था, लेकिन इस बार हम इसे क्लास 12th में भी पढ़ने वाले हैं। तो भाई सबसे पहले आपको सेट थ्योरी के जो बेसिक्स हैं अपने, ठीक है, जैसे हाउ टू रिप्रेजेंट ए सेट, ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, आपको पहले इन बेसिक्स को क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद आप रिलेशन एंड फंक्शंस को बड़े अच्छे से पढ़ पाएंगे। भी सबसे पहले इस चैप्टर में हम स्टार्ट करेंगे रिलेशंस। भाई मैं उम्मीद करता हूं कि आपको पता होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स के बारे में, ठीक है। आप लिखिए बच्चों, लेट ए एंड बी एनी टू नॉन एम्प्टी सेट्स। भाई हमारे पास दो सेट्स हैं, ठीक है, सेट ए एंड सेट बी, जो कि कैसे हैं, नॉन एम्प्टी। देन रिलेशन आर, ठीक है भाई, इस रिलेशन का नाम क्या है, आर, ठीक है। हम इसे आमतौर पर कैपिटल आर से डिनोट करेंगे, ठीक है। देन ए रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है भाई। ए क्रॉस बी का मतलब क्या हुआ, सेट ए और सेट बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट है ना। अगर आपको याद हो तो फॉर एग्जांपल आप लिखना मत ये, ठीक है, आप केवल डेफिनेशन लिखें। मान लो मेरे पास सेट है ए बी, है ना, और मेरे पास एक सेट है बी, एक सेट ए है और एक सेट बी है ना। तो आप ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं भाई, ऐसे निकालते हैं ना, A1 A2 B1 B2, सही है। तो इस प्रकार से आप दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए ठीक है। देन ए रिलेशन आर, ठीक है, कैपिटल आर फ्रॉम ए टू बी इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। भाई ए क्रॉस बी का इस कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो भी सबसेट होगा वो अपने आप में क्या होगा, एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। Thus, R is a relation, ठीक है, फ्रॉम ए टू बी, इफ एंड ओनली इफ, ठीक है भाई। ये सिंबल किसका था, इफ एंड ओनली इफ का। इफ एंड ओनली इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, सही है भाई। तो अच्छा, यहां से एक बात आप नोट करिए, जैसे हमने लिखा कि आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, मतलब आर, ठीक है, इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। जो भी सबसेट होगा ए क्रॉस बी का वो अपने आप में एक रिलेशन होगा फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। अगर मैं ऐसे कहूं कि इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, है ना, अगर सेट बी की जगह पर क्या आ जाए, सेट ए, मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। इफ आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, देन आर इज said to be a relation on A, है ना, या फिर in A बोल सकते हैं, on A या in A। मतलब अगर एक रिलेशन है R फ्रॉम A टू A, ठीक है, इसकी बजाय आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि R इज ए रिलेशन ऑन A, ठीक है भाई, R इज ए रिलेशन ऑन A। अच्छा, इसके बाद आप एक नोट लिखिए एक और। भाई देखो, अगर रिलेशन आर में, है ना, क्या है, एक ऑर्डर पेयर बिलोंग कर रहा है, ठीक है, जिसका पहला एलिमेंट है पहला एलिमेंट है ए और दूसरा एलिमेंट है बी, ठीक है भाई। देखो ये सारी बात हम लास्ट ईयर क्लियर कर चुके थे क्लास 11th में, कि हम दो सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, ठीक है भाई। उसमें पहला एलिमेंट कौन सा होगा और दूसरा एलिमेंट कौन सा होगा। इफ दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर, ठीक है, then we write A is related to B। कैसे बोलेंगे इसे, A is related to B, ठीक है भाई। तो इस बात को हम इस प्रकार से दिखाएंगे या फिर इस प्रकार से, ठीक है। यदि आपको ऐसा लिखा दिखाई दे कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, इसका मतलब है एलिमेंट ए इज रिलेटेड टू एलिमेंट बी, सही है। चलिए, दस इसका मतलब ये हुआ कि
दिस ऑर्डर पेयर बिलोंग्स टू आर इफ एंड ओनली इफ ए इज रिलेटेड टू बी, है ना। और इफ अगर ये बिलोंग ना करे, है ना, मतलब क्या होगा, देन वी राइट ए इज नॉट रिलेटेड टू बी। अगर ए का बी से रिलेशन नहीं बन रहा होगा, हम इस बात को इस प्रकार से या इस प्रकार से शो करेंगे। ठीक है भाई। अब आप थोड़ा सा लिखने का ढंग देखना, क्योंकि बेसिक डेफिनेशन तो आप ठीक है कर ही चुके हैं, इसके बाद एग्जाम्पल भी स्टार्ट हो जाएंगे। बस आप बेसिक चीजों को थोड़ा पकड़ कर चलिए, कि इनको लिखना कैसे है, इनको बोलना कैसे है। चलिए लिखिए बच्चों। अच्छा चलिए मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ एक, ठीक है। लेट एग्जाम्पल दे रहा हूं बच्चों मैं आपको, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, जहां पर ए क्या है 1 2 3 अप टू 14। सही बात है भाई। लेट आर बी रिलेशन ऑन ए सेट ए, ठीक है। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू, देखो क्योंकि जो रिलेशन होगा, ठीक है, वो सबसेट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट का, तो रिलेशन के अंदर जो एलिमेंट आएंगे ना वो कैसे आएंगे, वो ऑर्डर्ड पेयर टाइप के एलिमेंट आएंगे। डिफाइंड बाय आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए बी सच दैट ए इज इक्वल टू 3b। सही है, ए इज इक्वल टू 3b। और ए और बी दोनों कहां से हैं भाई, ए से हैं भाई। मान लो मैंने एक आर नाम का, मतलब ये वाला रिलेशन डिफाइन किया, किसके ऊपर, इस सेट के ऊपर, ए के ऊपर। इसका मतलब हुआ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। रिलेशन फ्रॉम ए टू बी नहीं है, यहां रिलेशन फ्रॉम ए टू ए है ना, रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। तो इसे कैसे बोलेंगे, रिलेशन ऑन ए। सही है। अगर आप आर निकालते हैं, ठीक है भाई, अगर आप क्या निकालते हैं, आर निकालते हैं। देखो अगर आप बी को पुट करते हैं 1, है ना, अगर आप बी को पुट करते हैं 1 तो आपका ए कितना आएगा 3। सही है। तो भाई ऑर्डर पेयर कौन सा बन गया, ऑर्डर पेयर बन गया 3,1। सही है। अगर आप बी को पुट करते हैं 2 तो ए क्या बन गया 6। तो ऑर्डर पेयर क्या बन गया आर के अंदर, ये बन गया 6,2। ठीक, इसी प्रकार से क्या बन गया 3,9, है ना। इसी प्रकार से क्या बन गया अभी 4,12। ठीक है। इससे आगे आप पुट नहीं कर सकते ना ऐसे, क्योंकि अगर आप ए को 5 पुट करेंगे तो बी 15 आ जाएगा, सॉरी बी को अगर 5 पुट करेंगे ए 15 आ जाएगा, है ना, जबकि 15 तो इस सेट में है ही नहीं है। तो ये हमारा बन गया रिलेशन आर। ठीक है भाई। अब आप ये देखिए कि 3,1 बिलोंग्स टू आर, है ना। या तो आप ऐसे लिखेंगे, और आप कैसे लिखेंगे 3 इज रिलेटेड टू 1, है ना। कैसे बोलेंगे इसे, अरे इसे आप इस प्रकार से बोलेंगे 3 इज रिलेटेड टू 1, है ना, इसे आप इस प्रकार से बोलेंगे। ठीक है भाई। अब यहां देखिए जैसे 1,3 भाई, क्या ये बिलोंग कर रहा है आर के अंदर, बिल्कुल नहीं कर रहा, है ना। या तो ऐसे लिखेंगे, और या फिर आप इसे ऐसे लिखेंगे कि 1 इज नॉट रिलेटेड टू 3, क्योंकि 1,3 तो कोई बिलोंग ही नहीं कर रहा, है ना। क्योंकि अगर आपको याद हो कि ए बी नॉट इक्वल टू बी ए, है ना, कि ऑर्डर पेयर जो ए बी होगा वो बी ए के बराबर नहीं होगा, एंड ए कोमा बी इज इक्वल टू बी कोमा ए इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी। ठीक है भाई। यदि ऑर्डर पेयर ए बी इज इक्वल टू ऑर्डर पेयर बी ए के इक्वल है, ऐसा तभी पॉसिबल होगा जब ए और बी क्या होंगे, इक्वल होंगे ना। अदरवाइज एक्स कोमा वाई एक अलग ऑर्डर पेयर है और वाई कोमा एक्स एक अलग ऑर्डर पेयर होगा। ठीक है बच्चों, ये छोटे छोटे बेसिक्स हैं, इन्हें आप अपनी फेयर कॉपी में नोट डाउन कर लेना। तो बस सबसे पहले बच्चों क्या आपने क्या करना है, आज आपने लिखने का ढंग देखना है कि लिखना कैसे चीजों को। ठीक है। तो सिलेबस तो हम पढ़ते रहेंगे, बस स्टार्टिंग का जो बेसिक है आप वो क्लियर रखें। जैसे हमने लिखा 3,1 बिलोंग्स टू आर, है ना, या तो ऐसे लिखेंगे और या फिर ऐसे लिखेंगे 3 इज रिलेटेड टू 1। सही है भाई। चलिए अच्छा एक और बात, इसी में अगर बात करें बच्चों, यहां पर जो कैपिटल आर है ना, कैपिटल आर है। अब यहां पर जो कैपिटल आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर के जो पहले पहले एलिमेंट है ना, ये वाले 3 6 9 12, ये तो बन है ना, इनका कलेक्शन तो बन जाएगा डोमेन ऑफ आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर। सही है। क्या बन जाएगा भाई 3 6 9 12 इनपुट जो होगा। ठीक है।
और रेंज क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा इसका भाई, रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 1 2 3 4 है ना, यानी ऑर्डर पेयर्स के सेकंड एलिमेंट का कलेक्शन क्या बन जाएगा, रेंज बन जाएगा। अगर बच्चों बात करते हैं कोडोमेन की, कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या बन जाएगा बच्चों, ये पूरा सेट ए बन जाएगा, ठीक है, 1 2 अप टू 14, ठीक है भैया। इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, ठीक है भाई, इफ आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी है ना, देन ये जो बी होगा ना अपना, इसे बोलते हैं कोडोमेन, सही है। जो आउटपुट में एक्चुअल में निकल के आ रहे हैं वो तो रेंज के अंदर आएंगे, लेकिन जो पूरा बी है ना, कैपिटल बी, ये पूरा क्या होगा, कोडोमेन। तो आप रेंज और कोडोमेन का फर्क समझें, ठीक है भाई। आई थिंक आपको बेसिक जो है अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर आप इसे देख लें कि किस प्रकार से हमने एक रिलेशन डिफाइन किया है ना, सॉरी रिलेशन को डिफाइन किया, विच इज ए सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स, ठीक है भाई। चलिए, अच्छा एक और बात, अगर हमें यहां से आर इनवर्स निकालना हो तो क्या बनेगा, है ना, आर इनवर्स मतलब इनवर्स रिलेशन, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों, बस आप इसे उल्टा कर दें, है ना, जैसे वहां पर क्या था 3 1 था, यहां पर आप 1 3 कर दें, वहां 6 2 था, यहां 2 6 कर दें, 3 9 कर दें, और यहां पर आप 4 12 कर दें, ओके। मतलब ए बन जाएगा बी और बी बन जाएगा ए। तो वो रिलेशन क्या था, ए इज इक्वल टू 3b, तो यहां पर क्या होगा, b इज इक्वल टू 3a, है ना। मतलब ये बन जाएगा वो सारे ऑर्डर ए बी सच दैट, ठीक है, b इज इक्वल टू 3a, ठीक है, a कोमा b बिलोंग टू सेट a। तो इस प्रकार से हम किसी रिलेशन के इनवर्स को शो करते हैं, ठीक है भाई। ये सारी बातें हम क्लास 11 में पढ़ चुके हैं, लेकिन मैं आपको ऊपर से एक बार दोबारा बता रहा हूं, ताकि आप जो लिखने का ढंग है उसे आप क्लियर रखें, है ना। बस लिखने का आप ढंग देख लें। चलो बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए रिलेशन। भाई इसे आप ना साथ साथ अपनी फिर कॉपी में नोट डाउन कर लें। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डोमेन, ठीक है, ये रिलेशन की डोमेन पढ़ रहे हैं बच्चों, डोमेन ऑफ ए रिलेशन। लेट आर बी, हालांकि मैं आपको एग्जांपल देके क्लियर कर चुका हूं कि डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, को डोमेन क्या होगा, फिर भी आप इसे एक बार प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लें। लेट आर बी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, सही है, फ्रॉम ए टू बी, देन, ठीक है, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, डोमेन ऑफ रिलेशन आर इज द set of all those a belongs to a, है ना। मतलब रिलेशन फ्रॉम ए टू बी हुआ, है ना। अगर रिलेशन है फ्रॉम ए टू बी, तो पहले वाले सेट के सभी पॉइंट्स का कलेक्शन, पहले वाले सेट के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, ठीक है। किस प्रकार से भाई, सच दैट कि ऑर्डर पेयर ए बी बिलोंग्स टू आर, है ना, कि इस ए के लिए इस कैपिटल बी के अंदर कोई ना कोई स्मॉल बी पड़ा होगा, कि सच दैट ए इज रिलेटेड टू बी फॉर सम बी बिलोंग्स टू, अरे बी बिलोंग्स टू बी करना था, सॉरी, बी बिलोंग्स टू बी, सही है। तो आप लिखेंगे वैसे इसे, सॉरी लिखें कैसे, इसे आप लिखिए, दैट मीन्स डोमेन ऑफ आर, डी के पैरों में आप आर डाल देंगे, मतलब रिलेशन का डोमेन, ठीक है, ऐसे शो करेंगे इसे। डोमेन ऑफ आर क्या होगा भाई, कैपिटल ए के, सेट ए के सभी एलिमेंट्स का कलेक्शन, सच दैट ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर फॉर सम बी बिलोंग्स टू बी, सही है। इस प्रकार से आप डोमेन को डिफाइन करेंगे। चलिए ठीक है बच्चों, मतलब ये कह सकते हैं कि, चलिए आप लिख लीजिए, दैट मीन्स set of first components of
ऑल दी ऑर्डर पेयर, DERED, ठीक है, ऑर्डर्ड पेयर्स बिलोंगिंग टू R, मतलब कि कैपिटल R में, ठीक है, रिलेशन R में जितने भी ऑर्डर पेयर आ रहे हैं उन सभी ऑर्डर पेयर्स के पहले पहले एलिमेंट्स का कलेक्शन, उन्हें क्या बोलेंगे, डोमेन बोलेंगे। लिखिए बच्चों अगला रेंज। इसी प्रकार से आप क्या करेंगे, किसी रिलेशन की रेंज को डिफाइन करेंगे, ठीक है। तो आप लिख लीजिए लेट R बी ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, और क्योंकि मैंने जो रिलेशन डिफाइन किया था, मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि A एंड B आर, कैपिटल A एंड कैपिटल B आर नॉन एम्प्टी सेट्स। ये तो क्लियर है कि जब हम रिलेशन की बात कर रहे हैं तो A और B कैसे होंगे, नॉन एम्प्टी सेट होंगे। लेट R बी रिलेशन फ्रॉम A टू B, देन range of R is the set of all, है ना, set of all B belongs to B, ठीक है, such that A, B belongs to R, या फिर A is related to B, है ना, for some A belongs to A। मतलब कहने का क्या हुआ कि range of R, ठीक है, तो रेंज ऑफ R का मतलब क्या हुआ, दैट मीन्स लिख लें आप कि वो सारे एलिमेंट्स B जो कहां से आएंगे, सेट B से, सच दैट A इज रिलेटेड टू B, या फिर AB बिलोंग्स टू R, ठीक है, फॉर सम A बिलोंग्स टू A, ठीक है भाई। तो ऑर्डर पेयर के जो बाद वाले एलिमेंट्स होंगे, सेकंड कंपोनेंट जो होगा ऑर्डर पेयर का, ठीक है, उनका कलेक्शन कर लो, तो वो क्या आ जाएगा, वो रेंज के अंदर आ जाएगा। ओके, तो आई थिंक आपको डोमेन नेम क्लियर हो चुका है। एग्जांपल आपको मैं पहले दे चुका हूं, ठीक है भाई, एग्जांपल हम पढ़ चुके हैं। और अब पढ़ते हैं कोडोमेन। आपको बता चुका हूं मैं, है ना, इफ R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू B, रिलेशन फ्रॉम A टू B, ठीक है, देन B is called, the complete set B is called codomain of relation R। सही बात है भाई। तो आई होप कि आपको सब समझ में आ रहा है। चलिए भाई, अब हम यहां से थोड़ा थोड़ा 12th का काम करना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये सब तो 11th की बेसिक बातें थी, ठीक है। 12th में आपको डायरेक्ट ही क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा टाइप्स ऑफ रिलेशन, क्योंकि बेसिक आप 11th में पढ़ चुके हैं। तो अब आप लिख लीजिए टाइप्स ऑफ रिलेशंस। रिलेशंस किस किस प्रकार के होंगे, तो आप लिखना स्टार्ट करें भाई। सबसे पहले बच्चों आप पढ़ेंगे इफ, है ना, या फिर मान लीजिए लेट R बी ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, है ना, और यहां पर बच्चों ए क्या है, नॉन एम्प्टी। अच्छा, रिलेशन ऑन ए सेट ए, तो समझ जाओ आप कि R इज ए रिलेशन फ्रॉम A टू A, दैट मीन्स R इज ए, है ना, समझ जाओ कि R इज ए सबसेट ऑफ A क्रॉस A। भाई 12th क्लास में ना जो मोस्टली रिलेशन आएंगे, ठीक है, 12th क्लास में जो अपने मोस्टली रिलेशन आएंगे वो फ्रॉम A टू A होंगे, है ना, कि फ्रॉम A टू B। लेट R बी रिलेशन ऑन ए सेट A, देन आप लिखिए बच्चों, देन R इज सेट टू बी, नंबर 1 लिखिए बच्चों, रिफ्लेक्सिव। किसी रिलेशन को आप रिफ्लेक्सिव कब कहेंगे, आप लिख लो, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू सेट A वी हैव ऑर्डर पेयर A, A बिलोंग्स टू R। इसका मतलब यह हुआ कि एवरी एलिमेंट A इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। यदि हर एलिमेंट, है ना, का रिलेशन बने खुद से, तो ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे बच्चों, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलो बच्चों, मैं आपको इसके लिए आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास ना एक सेट है ए, सेट कौन सा है भाई, 1 2 3, ठीक है, एंड
आर बी ए रिलेशन ऑन ए गिवन बाय, आपको ना एक रिलेशन दे दिया इस ए सेट के ऊपर, ठीक है भाई, वो कौन सा है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 3 1, सही है। तो आपको एक ऐसा रिलेशन दे रखा है। अब देखो सेट में एलिमेंट कौन सा है 1, तो क्या 1 1 से रिलेटेड है क्या? हाँ बिल्कुल है ना, 1 इज रिलेटेड टू 1। सिमिलरली इफ 2 बिलोंग्स टू सेट ए देन 2 बिलोंग्स टू आर, मतलब 2 इज रिलेटेड टू 2, ठीक है। 3 3 से है ना, इसके अलावा जो मर्जी हो, इसके अलावा आर में और एलिमेंट भी आ सकते हैं, लेकिन सेट का हर एलिमेंट क्या होगा, अपने आप से रिलेटेड होगा, जैसे 1 1 से 2 2 से 3 3 से, सही है। तो ये कैसा बन गया भाई, ये बन गया रिफ्लेक्सिव रिलेशन, ठीक है। अच्छा मैं आपको एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज मेरे पास एक रिलेशन है R1, है ना, विच इज फ्रॉम ए टू ए। इसी सेट के ऊपर हमने एक और रिलेशन डिफाइन किया। अब आप देखते रहना 1 1 2 2, ठीक है, और 3 2 2 3, ये लो। अब क्या ये रिफ्लेक्सिव है क्या? अब यहां पे ये R क्या है, ये तो रिफ्लेक्सिव हुआ है ना, बट R1 इज नॉट रिफ्लेक्सिव। देखो एग्जांपल लेते ही आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी। अब आप देखिए कि क्योंकि 3 है ना, बिकॉज 3 बिलोंग्स टू सेट ए बट 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3। अब ये ऑर्डर पेयर 3 3 है, ये कहां बिलोंग कर रहा है? ये आर में बिलोंग कर रहा है क्या? बिल्कुल भी नहीं कर रहा। इट मीन्स 3 इज नॉट रिलेटेड टू 3, सही है। तो ये कैसा बन गया भाई, रिफ्लेक्सिव नहीं बना। ओके, तो ये अपना पहला टाइप का रिलेशन था। दूसरा आप लिखेंगे बच्चों सिमेट्रिक। इफ ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज बी ए बिलोंग्स टू आर, सही है। तो ए बी कहां से आएंगे भाई, सेट ए से आएंगे। कि अगर A is related to B, then B is also related to A। तो जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इफ A is a friend of B, then B is also a friend of A। अगर A B का क्लासमेट है तो B A का क्लासमेट है, अगर A B का पड़ोसी है तो B A का पड़ोसी हुआ ना। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम बोलते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। अगर A भी बिलोंग करेगा R में तो B A भी बिलोंग करेगा R में, मतलब कि अगर A इज रिलेटेड टू B देन B इज ऑल्सो रिलेटेड टू A। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कैसा होगा, सिमेट्रिक नहीं होगा, है ना। तो चलिए देखिए अगला लिखो बच्चों ट्रांजिटिव। अच्छा एग्जांपल चलते रहेंगे, बस एक बार लिखने का काम आप पूरा कर लें, लिखने का काम बच्चों आप पूरा कर लें, उसके बाद काम चलता रहेगा। ट्रांजिटिव, इफ AB बिलोंग्स टू R एंड BC बिलोंग्स टू R इंप्लाइज AC ऑल्सो बिलोंग्स टू R, सही है। तो ये जो अपने ABC है ना, कहां से आ रहे हैं, ये सेट A से आ रहे हैं, ठीक है भाई। एक मिनट थोड़ा मैं देख लूं, सेट रिलेशन में डिफाइन कहां से कहां तक किया। हाँ ठीक है, चलिए ठीक है बच्चों। देखिए कि अगर A B का फ्रेंड है एंड अगर B C का फ्रेंड है तो क्या होगा, A फ्रेंड होगा C का, है ना। यहां पे फ्रेंड होना क्या है, रिलेशन। क्लासमेट क्या होना क्या है, रिलेशन, ठीक है। उसका नेबर होना क्या है, रिलेशन। तो इसी प्रकार से अगर A इज रिलेटेड टू B एंड B इज रिलेटेड टू C देन A इज ऑल्सो रिलेटेड टू C, है ना। तो इस प्रकार के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। अच्छा एक और आप लिखिए इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन बच्चों ये क्या होगा, इफ R is reflexive, symmetric and transitive। भाई अगर जो रिलेशन है ना R, अगर रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है एंड ट्रांजिटिव भी है, अगर तीनों बन गया तो फिर ऐसे में मैं रिलेशन R को क्या कहूंगा, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी कि ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव भी है। चलिए अगला लिखिए एम्प्टी
या फिर वॉइड रिलेशन। भाई फिलहाल आप डेफिनेशन लिख लें, जल्दी हम क्वेश्चन पे आ जाएंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे सीबीएसई के पॉइंट ऑफ व्यू से और जेई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो आपका सीबीएसई के साथ साथ जो एक्स्ट्रा है वो भी कवर हो जाएगा। एम्प्टी और वॉइड रिलेशन, इफ आर इज इक्वल टू एम्प्टी, अगर रिलेशन आर में कोई भी ओल्ड पेयर बिलोंग नहीं करेगा, मतलब सेट ए के, ठीक है, सेट ए का, ठीक है, कोई भी एलिमेंट किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, तो ऐसे में आर क्या आएगा भाई, एम्प्टी आ जाएगा। तो आर को कहेंगे एम्प्टी रिलेशन या फिर वॉइड रिलेशन। चलिए अगला लिखिए भाई, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, इफ आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए, यदि रिलेशन आर कंप्लीट ए क्रॉस ए के बराबर बन गया, क्योंकि जो आर है ना अल्टीमेटली वो है क्या, आर इज रिलेशन ऑन ए, मतलब आर इज ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। तो यदि आर इज इक्वल टू ए क्रॉस ए हो गया, ठीक है, तो ऐसे में आर क्या होगा भाई, यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है, सबसे बड़ा रिलेशन होगा। अच्छा आप एक बात ध्यान रखिए, इन दोनों रिलेशंस को, एम्प्टी और यूनिवर्सल रिलेशन को, चलो आपने एक नोट डाल लें यहां पर, एक एम्प्टी एंड यूनिवर्सल रिलेशंस आर कॉल्ड ट्रिवियल रिलेशन, ठीक है, ट्रिवियल रिलेशंस, ठीक है भाई। अब किसी भी सेट के ऊपर आप कम से कम दो रिलेशन तो डिफाइन कर ही सकते हो ना, ठीक है भाई। पहला कौन सा, एम्प्टी रिलेशन, और दूसरा कंप्लीट ए क्रॉस ए, तो दो तो निकल के आ ही जाएंगे पक्का। तो इन दोनों रिलेशंस को हम बोलते हैं भाई ट्रिवियल रिलेशंस, सही है। तो आप लिखते चलें बस। चलिए अब अगला लिखिए भाई आप, आइडेंटिटी रिलेशन। अब यहां पर ना बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में, तो आप ये डेफिनेशन सुने ध्यान से। इफ आर इज इक्वल टू सेट ऑफ ऑल ओल्ड पेयर ए कोमा ए, ठीक है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, यदि रिलेशन आर में केवल वही ओल्ड पेयर हो जहां पर ए और बी क्या होंगे, सेम होंगे, मतलब सभी एलिमेंट क्या होंगे, अब खुद से रिलेटेड होंगे, लेकिन उनके अलावा, है ना, वो किसी दूसरे एलिमेंट से रिलेट नहीं करेंगे, तो ऐसे में हम इसे क्या कहेंगे, आइडेंटिटी रिलेशन। चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लो आपके पास ए है 1 2 3, ठीक है। ध्यान रखना बच्चों कि आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव में फर्क क्या हुआ। तो यहां पर जो अपना आर बनेगा ना, देखो मान एक R1 एक R2 है, बस देखते रहना आप कि 1 1 2 2 3 3, है ना, एक ही है। अब मान लो ये हुआ, तो एक ये है 1 1 2 2 3 3 और 1 2 2 3, ऐसे कह दो। चलो अब आपने इस सेट ए के ऊपर आपने दो रिलेशन डिफाइन किए, पहला कैपिटल R1 और दूसरा कैपिटल R2, सही है। अच्छा बच्चों आप ध्यान रखें कि रिलेशन को ना यूजुअली आमतौर पर हम रिलेशन को RS, ठीक है, R1 R2, मतलब इन्हीं से हम इसे शो करते हैं। तो हमने क्या करा, सेट ए के ऊपर हमने दो रिलेशन डिफाइन किए, R1 और R2। अब यहां देखो जो R2 है ना, इसमें हर एलिमेंट, है ना, सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो खुद से क्या है, रिलेटेड। जैसे 1 1 2 2 3 3, 1 का 1 से रिलेशन बन रहा है, 2 का 2 से, 3 का 3 से, सही है। तो इसके अलावा अगर बाकी एलिमेंट भी आ जाएं, जैसे 1 इज रिलेटेड टू 2 एंड 2 इज रिलेटेड टू 3, तो ये क्या बन गया अपना, ये बन गया रिफ्लेक्सिव, है ना। लेकिन अब ये जो बनेगा, ये बनेगा आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, यहां पर आर में केवल वही ओल्ड पेयर आएंगे जहां पर ए और बी क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। और ध्यान रखिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा इसमें। ओके, आई होप कि आपको इन दोनों का फर्क पता चल गया। अच्छा यहां से हम ये भी कह सकते हैं कि आइडेंटिटी रिलेशन, है ना, जो होगा सबसेट होगा ना, वो रिफ्लेक्सिव रिलेशन का क्या होगा भाई, सबसेट बन जाएगा। अच्छा चलो एक आप और लिख लें, एंटी सिमेट्रिक।
एंटी सिमेट्रिक रिलेशन। हालांकि सीबीएसई में आपसे पूछा जाएगा, लेकिन वैसे ही आप अपने ठीक है इंटरेस्ट के लिए इसे पढ़ लें। हाँ, जेई मेन में आपका आ सकता है ये, तो जेई मेन के लिए आप इसे तैयार कर लें। ठीक है, तो आर को मैं कहूंगा एंटी सिमेट्रिक रिलेशन इफ, है ना, ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी। अगर ए रिलेटेड टू बी है और बी रिलेटेड टू ए है, तो मतलब ए और बी आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है भाई, ये आपस में क्या होंगे, बराबर ही हो जाएंगे ना। चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक बहुत ही बढ़िया आपको एग्जांपल देता हूँ, आप समझने की कोशिश करना। मान लो मेरे पास सेट है लेट ए इज इक्वल टू, ठीक है, आपके पास मान लो भाई सेट है 1 2 3 4 5 6 अब तो मान लो आप 20 तक सेट है ना। तो आपने इसके ऊपर एक रिलेशन डिफाइन किया, लेट आर बी ए रिलेशन ऑन सेट ए, सही है, गिवन बाय आर इज इक्वल टू वो सारे ऑर्डर पेयर ए बी का कलेक्शन सच दैट ए डिवाइड्स बी, ए बी को डिवाइड कर देगा पूरा पूरा, मतलब ठीक है, समझ गए ना आप कि जो बी है वो ए का मल्टीपल है, ऐसे बोल सकते हैं, ए डिवाइड्स बी, सही है। और ए को बी कहां से आएंगे भाई, ये दोनों सेट ए से आएंगे। अब आप ये देखिए कि जैसे यहां पर 3 6 है बिलोंग कर जाएगा, बट 6 3 बिलोंग नहीं करेगा ना, क्योंकि 6 थोड़ा ना डिवाइड करेगा 3 को, सही है, ऐसे। तो ये क्या हुआ, नोट सिमेट्रिक। भाई सिमेट्रिक तो कहीं से नहीं बना, सही है बच्चों, सिमेट्रिक तो कहीं से नहीं बनेगा ना। लेकिन ये क्या होगा, एंटी सिमेट्रिक, क्या होगा, बट आर इज एंटी सिमेट्रिक है, ठीक है, एंटी सिमेट्रिक। अब आप ये देखिए कि जब अगर ए बी को डिवाइड करेगा एंड बी ए को डिवाइड करेगा, ए इज रिलेटेड टू बी एंड बी इज रिलेटेड टू ए, ठीक है भाई, बिकॉज इफ ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, है ना। यहां पर मतलब क्या है कि ए डिवाइड करेगा बी को, है ना, और यहां पर मतलब है बी डिवाइड करेगा ए को। देखो अगर पहला नंबर सेकंड को डिवाइड कर रहा है, सेकंड नंबर पहले को डिवाइड कर रहा है, तो यहां से आप क्या मतलब निकालते हैं, यहां से मतलब निकालते हैं कि, है ना, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, दोनों बराबर ही होंगे। तो भी ऐसे रिलेशन को हम क्या कहेंगे, एंटी सिमेट्रिक बोलेंगे। तो आई होप कि आपको सभी प्रकार के जो रिलेशन है वो अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। बस आपका काम यह है कि आप केवल आज, है ना, डेफिनेशन पढ़ें, आप इन डेफिनेशन को आराम से पढ़ें, और जो रिलेशंस को रिप्रेजेंट करने का जो ढंग है, इसे प्रोनाउंस कैसे करना है, चीजों को लिखना कैसे है, आप केवल यही बैठ के आराम से क्लियर करें। तो आज के लिए बच्चों इतना सफिशिएंट है। तो आज का लेक्चर आप आराम से पढ़ लें, ठीक है, कुछ समझ ना आए तो उसे रिपीट करें। और बच्चों अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे, ठीक है, मतलब टाइप तो कर चुके हैं, लेकिन अगले पीरियड में बच्चों हम क्या करेंगे, कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। और सीबीएसई के साथ साथ हम इसमें एक्स्ट्रा भी ऐड करेंगे, जिससे आपका एनडीए जेईई मेन आपका वैसे ही क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा इस चैप्टर में एक्स्ट्रा नहीं होता है। चलिए ठीक है बच्चों, यदि आपको कुछ अच्छा सीखने को मिले तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो।